हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए अत्यंत काम आता है। प्रत्येक जगह में जरूरत पड़ती है। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले हम ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि मैं लिखा हुआ है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी कि 3 असमांतर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके लिए 3 असमांतर रेखाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समांतर है तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। यदि वो असमांतर हैं तभी वो एक दूसरे को काटेंगे। और साथ ही साथ अ क्लोज्ड फिगर, इसमें दिया हुआ है क्लोज्ड, यानी कि आकृति कैसी होनी चाहिए, क्लोज, यानी कि बंद होनी चाहिए। ये किसी भी जगह से आपस में खुली हुई नहीं होनी चाहिए। ये बंद आकृति होगी और 3 इसमें रेखाखंड होंगे। उसी समय पर इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले देखें, प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 इसके कोण होते हैं। यानी कि त्रिभुज के कुल मिलाकर के 6 भाग होते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही इसके कोण होते हैं। जैसे कि अब इस त्रिभुज में आप देखें तो इसकी 3 भुजाएं, यानी कि AB, BC और CA, ये इसकी 3 भुजाएं होती हैं। साथ ही साथ इसके 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A, कोण B और कोण C। इस तरह से हर त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, जिनमें से 3 भुजाएं और 3 कोण। त्रिभुज के 3 शीर्ष भी होते हैं। देखिए, शीर्ष को हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो इसके 3 होते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। कहीं पर भी 2 भुजाएं या 2 रेखाखंड या 2 रेखाएं जाकर के एक स्थान पर अगर मिलते हैं या एक स्थान से चलते हैं तो उस जगह पर एक कोना तैयार होता है। जैसे कि आप देखें बिंदु A पर, तो इसका एक वर्टेक्स A होगा, एक B होगा और तीसरा वर्टेक्स जो है वो C होगा। इस तरह से त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। अब आती है बात क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया यानी कि त्रिभुज होने के लिए पहली चीज तो ये होगी कि 3 रेखाखंड हो और वो आपस में जुड़े हुए हों, असमांतर भी हों, बाउंडेड भी हों, तब जाकर के आपका त्रिभुज तैयार होगा। अब त्रिभुज होने का क्राइटेरिया क्या है? त्रिभुज होने का क्राइटेरिया हमारा 2 प्रकार से है। पहला प्रकार क्या है, इसकी साइड्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर। किसी भी त्रिभुज को हम भुजाओं के आधार पर उसका क्राइटेरिया यानी कि उसका प्रतिबंध कि ये कंडीशन लागू होगी, उसी कंडीशन में जाकर के ये त्रिभुज आपका कहलाएगा। तो भुजाओं के आधार पर इसका क्राइटेरिया क्या है? किसी भी त्रिभुज की यदि 2 भुजाओं को जोड़ा जाए तो उनका योग हर हाल में तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर हम उसका क्राइटेरिया भुजाओं के आधार पर चेक करते हैं तो 2 भुजाओं का योग हर हाल में तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया आता है हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब एंगल्स के आधार पर इसका क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, त्रिभुज कभी भी आप बनाएंगे हर हाल में उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उसके कोणों के आधार पर तो उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। इस तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। इस बात को 2 तरह से सिद्ध किया जा सकता है। एक तो हम अपने प्रमेय के आधार पर और एक हम इसे अपने व्यवहारिक आधार पर। यदि हम इसे अपने व्यवहारिक आधार पर सिद्ध करना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक कागज पर, जिस तरह से मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से एक कागज पर आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अपने स्केल से 3 लाइनें बना सकते हैं और उसके बाद में इसी आकृति को बिल्कुल कैंची से आप काट लेंगे। एक सीजर ले लीजिए और सीजर की सहायता से आप इसे काट लीजिए। काटने के पश्चात अब आप क्या करेंगे,
इस त्रिभुज के आप 3 भाग कर लीजिए। 3 भाग करने का मतलब है इसे यहाँ से फाड़ दीजिए इस तरह से, और इस तरह से फिर यहाँ से काट दीजिए। इस तरह से काटने के बाद में आपको इसके 3 पार्ट जो हैं वो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ये आपका बी वाला पार्ट है, और इस तरह से ये आपका जो है ये इसका ए वाला पार्ट है, और तीसरा जो है वो इस तरह से आपका ये वाला जो है वो आपका सी पार्ट है। इस तरह से 3 हिस्से आपको कागज पर अलग अलग रूप से मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक चांदा लेना है। प्रोटेक्टर सामान्यतः सबके पास होता है। एक प्रोटेक्टर आप ले लेंगे, और प्रोटेक्टर की सहायता से सबसे पहले आप इसका ये वाला कोण नापेंगे। प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे और कोण ए जो है वो आपको उसमें चेक कर लेंगे कितने अंश का है। दूसरा आप ले आएंगे कोण बी पर रखेंगे, और इसको आप अपने प्रोटेक्टर यानी कि चांदे की सहायता से नाप लेंगे, आपको कोण बी प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात तीसरा कोण जो है वो आप इसका कोण सी, इसको भी आप अपने चांदे की सहायता से नाप लेंगे यानी कि प्रोटेक्टर की सहायता से। और इस तरह से आप तीनों कोणों को आप अगर जोड़ें, उनका टोटल करें, उनका योग करें, तो हर हाल में वो आपको 180 अंश मिलेगा। इस तरह से इस बात का प्रतिबंध हमारा साबित होता है। और अकॉर्डिंग टू साइड्स भी अगर आप चेक करना चाहें व्यवहारिक रूप से, तो कोई भी त्रिभुज को आप अपने कागज पर बना लीजिए। बनाने के बाद में इसकी तीनों साइडों को आप काउंट कर लीजिए, AB, BC और CA। इन तीनों भुजाओं को आपके पास में स्केल होता है, सबके पास होता है। स्केल से AB भुजा को नाप लीजिए, BC भुजा को नाप लीजिए, और इसी की CA भुजा को नाप लीजिए। तीनों भुजाओं को जब आप नाप लेंगे, फिर उनमें से कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ लीजिए। पहले AB और BC को जोड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो AC से बड़ा है। अगर आप BC और AC को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे उनका योग AB से बड़ा है। अगर आप AB और AC को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका योग जो है BC से बड़ा है। इस तरह से इन दोनों चीजों को हम अपने व्यवहारिक रूप से इसे हम जान सकते हैं कि त्रिभुज के संबंध में जो 2 प्रतिबंध हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर, दोनों आधार पर ये बिल्कुल सत्यापित होते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन की। ट्रायंगल्स को क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण, क्योंकि ट्रायंगल्स कई प्रकार के होते हैं, तो हमको उनका वर्गीकरण करना होता है जिससे कि हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो इनका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया जाता है। पहला बेसिस है साइड्स के हिसाब से यानी कि इनकी भुजाओं के हिसाब से। दूसरा इनका एंगल्स के हिसाब से यानी कि इनके कोणों के आधार पर। बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ है, इसकी ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लंबाई आप नापेंगे तो तीनों समान लंबाई की होनी चाहिए। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इसकी 2 भुजाएं इस तरह से समान होंगी। चूंकि अगर इसकी 2 भुजाएं समान होंगी तो इसके 2 कोण भी समान होंगे। तीसरा आता है आपका स्कैलर ट्रायंगल। स्कैलर ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम है यानी कि अलग अलग हैं। तो इस तरह से अगर आप इसकी तीनों भुजाओं को नापेंगे तो ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होनी चाहिए। अगर इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे। फिर आता है बेसिस ऑन एंगल्स यानी कि इनके कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी इनके 3 प्रकार होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि इसके तीनों कोणों को यदि नापा जाए, इस कोण को आप नापें, इस कोण को आप नापें और इस कोण को नापें, तो तीनों कोण आपके 90 अंश से कम के होने चाहिए। कितने भी हो सकते हैं, हर हाल में 90 अंश से कम होने चाहिए और 0 अंश से बड़ा होना ही चाहिए। इसके बाद आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए और बाकी के दोनों कोण 90 अंश से
कम के हो सकते हैं। इस तरह से ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। तीसरा आता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक का होना चाहिए और 180 अंश से कम का होना चाहिए, यानी कि अधिक कोण होना चाहिए, और बाकी के दोनों कोण 90 अंश से कम के हो सकते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अब हम त्रिभुज के संबंध में इन चार पदों को और समझ लेते हैं। पहला सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों माध्यिकाएं खींची जाएं या दो माध्यिकाएं खींची जाएं तो उन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? उनका केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। यहाँ पर हम माध्यिका को भी समझ लेते हैं। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसके किसी भी शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड होती है। यानी कि इस त्रिभुज में ये इसका शीर्ष है और ये इसकी भुजा है। इस भुजा का हमने ये मध्य बिंदु ले लिया और हमने इसको इससे इस तरह से मिला दिया। इसी तरह से हमने इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया और हमने इसको इस तरह से यहाँ पर ये मिला दिया। इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया और इस शीर्ष से हमने इसको यहाँ पर मिला दिया। इस तरह से तीनों बिंदु जहाँ पर काटते हैं, ये रेखाखंड जहाँ पर काटते हैं वो इसका जो है क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अगला पद आता है हमारा ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कहलाता है लंब केंद्र, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर उसके सम्मुख शीर्ष से यदि लंब डाले जाएं तो उन लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? उसका ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र। जैसे कि ये पहला लंब हमने इस तरह से यहाँ पर भुजा पर डाल दिया। अब हम इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर ये लंब डालते हैं, इस तरह से ये लंब हो गया। इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर भी हम ये लंब डालते हैं इस तरह से। तो इस तरह से तीनों लंब डालने पर ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो इनका क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। अगला पद आता है इंसेंटर यानी कि अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र जो है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का यदि अर्धक किया जाए तो उन अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? उसका इंसेंटर यानी कि अंतःकेंद्र। कैसे करते हैं? यहाँ पर हम एक प्रकार रखते हैं और इस तरह से चाप लगाते हैं। यहाँ से चाप यहाँ और यहाँ से चाप यहाँ, और इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर प्रकार को रखा, इस तरह से चाप लगाया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको इससे मिलाते हुए हम यहाँ ले जाते हैं। तीसरे शीर्ष पर रखते हैं, यहाँ पे चाप लगाया, यहाँ से चाप यहाँ काटते हैं, यहाँ से यहाँ, और इसको इससे मिलाते हुए हम यहाँ ले जाते हैं। जहाँ पर तीनों अर्धक एक दूसरे को काटते हैं वो इसका कहलाता है अंतःकेंद्र। इस अंतःकेंद्र की खास बात क्या होती है? इस पर अगर आप प्रकार को रखें और किसी एक भुजा तक की आप दूरी ले लें तो इसके अंदर एक वृत्त बनाया जा सकता है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। चौथा पद हमारा आता है सर्कमसेंटर यानी कि परकेंद्र। परकेंद्र क्या होता है? अब इसकी तीनों भुजाओं के अगर लंब समद्विभाजक खींचे जाएं यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे जाएं तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? परकेंद्र कहलाता है। इसका तरीका भी समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ, और इस तरह से ये इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है। बिल्कुल सेम यहाँ प्रकार को रखते हैं, इस तरह यहाँ चाप लगाते हैं, यहाँ चाप लगाते हैं, यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे, और इसको इस तरह मिलाते हुए यहाँ ले आते हैं। फिर प्रकार को यहाँ पे रखते हैं, आधे हजार दूर लेके यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ इधर से यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ, और इस तरह से इसको मिलाते हुए हम यहाँ ले आते हैं। तो देखिए तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जिस बिंदु पर काटेंगे वो बिंदु जो है क्या कहलाता है? इसका सर्कमसेंटर यानी कि परकेंद्र। परकेंद्र की खास बात क्या होती है? अगर आप परकेंद्र पर प्रकार को रख करके और एक वृत्त बनाएं जो इसके किसी भी एक शीर्ष से होता हुआ जाता है तो उसकी खास बात यह होगी कि वो वृत्त आपका इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा। ये खास बात होती है इसके परकेंद्र की यानी कि सर्कमसेंटर की। अब त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण पद आता है सर्वांग समता। इसे इंग्लिश बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या है?
देखिए सर्वांग समता को नाम से ही समझ में आता है, सर्व अंग समता, यानी कि ऐसी चीजें जिनके सारे अंग समान हो। त्रिभुजों में हमें अक्सर त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है। सर्वांगसम सिद्ध त्रिभुज कब होंगे? उसके लिए जैसे कि आपको पहले बताया कि प्रत्येक त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, यानी कि 3 भुजाएं और 3 कोण। त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में फर्स्ट नंबर का SSS, SAS, ASA और RHS। SSS का मतलब क्या होता है? देखिए S डोनेट करता है साइड को, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, यानी कि यदि 2 त्रिभुज ऐसे हैं हमारे पास, यदि 2 त्रिभुज इस प्रकार के हैं कि जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कैसे? ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इस तरह से इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कहलाएंगे और उसमें कॉन्ग्रुएंसी का टर्म आता है हमारा SSS। दूसरे प्रकार की सर्वांगसमता जो होती है वो हमारी होती है SAS। SAS में क्या है? साइड साइड, यानी कि इनकी 2 भुजाएं बराबर हैं और बीच में क्या है? A होने का मतलब है 2 साइडें बराबर हैं और उनके बीच का जो कोण है वो भी आपस में बराबर है। इसे हम समझ लेते हैं। मान लिया 2 इस तरह से ये त्रिभुज है हमारे पास और इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, साथ ही साथ ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब जो कोण एक बराबर है, इन दोनों के भुजाओं के बीच वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे और ये सर्वांगसमता का टर्म आएगा हमारा SAS। तीसरे प्रकार की सर्वांगसमता पर हम आते हैं, ये हमारी है ASA। ASA से नाम समझ में आ रहा है आपको? AA, यानी कि 2 बार इसमें A आया है, यानी कि 2 कोण बराबर होने चाहिए और बीच में साइड और उनके बीच की भुजा। इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लिया 2 त्रिभुज आपके ये इस प्रकार से हैं और इनकी 2 भुजाएं जो हैं, इनकी 2 कोण जो है बराबर करने हैं। AA, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण आपका इस कोण के बराबर है और इनके बीच की भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और इन दोनों के कोणों के बीच वाली भुजा जो है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसमता का टर्म आएगा आपका ASA। अगला आता है आपका RHS। RHS में ये कंपलसरी है कि दोनों त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज होने चाहिए। हर हाल में दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। समकोण त्रिभुज R से होता है राइट एंगल, X से हाइपोटेनस और S से होता है साइड, यानी कि इन त्रिभुजों में पहली जरूरत ये है कि इनका ये कोण जो है वो ये 90 अंश का होना चाहिए। ये कोण देखिए दोनों में 90 अंश का हो गया। X से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो कर्ण इनका ये है, ये कर्ण इस कर्ण के बराबर है। और थर्ड आपका क्या है? साइड। साइड में आपकी ये साइड जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ये इसके बराबर हो, ये भी इसके बराबर हो सकती है, कोई सी भी एक साइड बराबर हो सकती है। तो इस तरह की सर्वांगसमता जो है वो आपकी कहलाती है RHS सर्वांगसमता। इस तरह से त्रिभुजों के टर्म के संबंध में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को